हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम सत्ता के नए केंद्र को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने गाइज क्या पढ़ लिया और क्या नहीं पढ़ लिया है। तो बच्चों देखो, मैं सत्ता के नए केंद्र आपको पढ़ा रही थी, जिसे मैंने आपको यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और इसके कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो काफ़ी सारे हम लोग न्यू टॉपिक्स को भी डिस्कस कर चुके थे। अब देखो, अब एक टॉपिक हमारा बच गया था, बाकी सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो देखो, जो टॉपिक बच गया था उसको अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। हम लोगों ने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सत्ता के नए केंद्र में, कि देखो गाइस ऐसे कौन कौन से देश हैं और संगठन हैं जो आने वाले टाइम में अमेरिका से आगे निकल सकते हैं। अब देखो, संगठन और देश में क्या अंतर होता है। संगठन कुछ देशों से मिलकर बनता है, जबकि देश क्या होता है जो अकेले ही डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, जैसे ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, ये सब क्या थे, संगठन थे जो कुछ देश मिलके, मतलब कुछ पड़ोसी देश मिलके क्या करते थे, अपना विकास करते साथ में मिलके। क्यों करते थे? क्योंकि ये देश अकेले विकास नहीं कर सकते, है ना। जो देश अकेले विकास कर सकते हैं वो लोग अकेले ही विकास कर रहे हैं, है ना। तो देखो, ऐसे हमने कुछ देश और संगठन के बारे में पढ़ा था। तो देखो, जिसमें मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो मेरे चैनल पर न्यू है गाइस, वो लोग पीछे की सारी वीडियो देखकर फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैंने इसके सारे पार्ट्स बना दिए हैं, तो आप लोग पहले उसको जाके देखना, ठीक है। देन ये लास्ट वीडियो मेरी इस चैप्टर की, तब आप लोग इसको देखना। तो देखो, सबसे पहले संगठन में क्या पढ़ा था, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देश में क्या क्या पढ़ा था, भारत, इजराइल, रूस, जापान। अब ये सब के बारे में गाइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में गाइज मैं आपको दक्षिण कोरिया के बारे में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही एक हमारा टॉपिक रह गया है, बाकी सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ना, उनको एक बुक भी मिली होगी स्कूल से न्यू टॉपिक्स के लिए, है ना, बट उसमें ना बहुत कम कंटेंट लिखा हुआ है, उतना ही कंटेंट नहीं आता है, कंटेंट डीपली आता है ना। तो मैंने हर एक वीडियो को, हर एक मतलब टॉपिक को अच्छे से अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मतलब 1 मार्क आ जाए, 2 मार्क्स आ जाए, 6 मार्क्स आ जाए, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। क्यों? कोई भी टॉपिक को इसलिए सोच के मत पढ़ो कि मुझे एग्जाम देने जाना है, ये सोच के पढ़ो कि आपको अगर ऐड किया गया है टॉपिक तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़े कि क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग इजराइल के बारे में पढ़ रहे हैं, रूस के बारे में पढ़ रहे हैं, जानो इन देशों के बारे में कि क्यों इतना शक्तिशाली बन रहा है। क्योंकि देखो गाइस, अब आप 12th में आ चुके हो, है ना। 12th में तो चलो कैसे भी करके पास हो जाओगे, बट जब आप सीयूट का पेपर दोगे ना, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो रट्टा मार के तो आप लोग नहीं पढ़ सकते, इस बात का ध्यान रखना। और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जो सीयूट का रिजल्ट आया इस बार, अगर आप लोग देखोगे तो 22,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% रिजल्ट आया है, मतलब टोटल मार्क्स लेकर आए हैं वो लोग। तो गाइस कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। इसलिए कोई भी चैप्टर को, कोई भी टॉपिक को ये सोच के मत पढ़ना कि हमें सिर्फ 12th का एग्जाम देना है, ये सोच के पढ़ना कि भाई हमें आगे जाके सीयूट का एग्जाम भी देना है, ठीक है। उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बात तो कड़वी है, पर आपको ये माननी पड़ेगी कि आपको टॉपिक कैसे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग मेरा नाम जानते हो कि मेरा नाम साक्षी, और मैं आपको गाइस आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ाती हूँ, ठीक है। रही बात, उसके अलावा आपको मैथ के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो जो बच्चे कॉमर्स के वो लोग मैथ का लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आप दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अब आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे दक्षिण कोरिया है, ठीक है। कहाँ पे है? सी ऑफ जापान, मतलब जापान के आसपास है। अगर इसके मैं उसके एरिया की बात करूँ नेबरिंग के, तो नेबरिंग में क्या क्या है इसके, नॉर्थ कोरिया है ना। सबसे पहले किसके अपनी बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके अलावा ये देखो, इसके आपस ये वाला देश है, देन पुसार इसके आसपास देश है, ठीक है। देन इसकी कैपिटल क्या है गाइस, सियोल। क्या है? सियोल क्या है? इसकी कैपिटल है, किसकी? साउथ अफ्रीका की। और इसके आसपास 2 सी है, एक तो येलो सी, दूसरा ईस्ट सी, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसके पास में है, ठीक है। अब आगे देखो, अब तो ये था गाइस का मैप, और ये आपका पता होना चाहिए क्योंकि आपका मैप भी आता है 5 नंबर का, इसलिए मैं आपको हर देश का मैप भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग मैप में भी पता लग सके कि आप लोग किस देश के बारे में पढ़ने वाले हो। अब जरा आगे देखो, अब हम लोग कुछ जानते हैं मतलब दक्षिण कोरिया के बारे में, थोड़ा सा ना इसकी बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम क्या जानेंगे, दक्षिण कोरिया का भारत के साथ कैसे संबंध है। पर पहले जानो कि ये देश है क्या। तो देखो, ये देश आता कहाँ पे है, तो देखो गाइस, ये पूर्व एशिया में आता है। किस में आता है? पूर्व एशिया में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, किस में आता है, पूर्व एशिया में आता है। उसके बाद देखो,
अब पूर्व एशिया में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है गाइस, का जो मतलब रियल नेम है वो क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मतलब दक्षिण कोरिया इसका मेन नेम नहीं है, क्या नेम है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, बट हम इसको दक्षिण कोरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी टोटल आबादी कितनी है, $51 मिलियन। कितनी है, सॉरी 51 मिलियन। कितनी है आबादी, 51 मिलियन है, ठीक है। कितनी है, 51 मिलियन। और ये दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। कितना बड़ा, 27वां सबसे बड़ा देश है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं गाइस, तो इसका जो एरिया है 38,690 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका गाइस एरिया है। उसके अलावा अगर गाइस में से बात करूं तो इस देश में एक राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और इसमें मेन किसकी चलती है, राष्ट्रपति की चलती है। किसकी चलती है, राष्ट्रपति की। और गाइस ये जो देश है इसमें किसकी कैपिटल क्या है, सियोल। क्या है, सियोल। और यहाँ सियोल में ही दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। उसके अलावा गाइस दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है ना गाइस, इसका कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा धर्म नहीं है, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया हिंदू समाज है ना। पाकिस्तान की बात करूँ मुस्लिम समाज है। बट गाइस दक्षिण कोरिया में ना कोई धर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लोग ना नास्तिक हैं, मतलब किसी धर्म को मानते ही नहीं है, ठीक है। और जो कुछ लोग मानते हैं धर्म को, वो कुछ लोग ईसाई को मानते हैं, कुछ लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग कोई धर्म को मानते ही नहीं है, ठीक है। और गाइस की अगर इसकी मुद्रा की बात करूँ तो यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, वोन। क्या है, दक्षिण कोरियाई वोन इसकी मुद्रा का नाम है। इसके अलावा जो इसका झंडा है भाई, वो कैसा झंडा है, जिसमें लाल, सफ़ेद, नीला और काल रंग का रंग है, ठीक है, क्या इसके झंडे में। अब देखो, अब ये तो थी गाइस की कुछ बेसिक नॉलेज। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब जानेंगे कि दक्षिण कोरिया का भारत के साथ संबंध कैसे हैं, ठीक है। देखो दक्षिण कोरिया के बारे में आपसे नहीं पूछता, इतना बेसिक नॉलेज में आ जाए, किसी कैपिटल क्या है, इसकी मुद्रा क्या है तो आ सकता है। बट इसका जो डिटेल में क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, मतलब संबंध पूछेगा इंडिया का कि इंडिया के संबंध कैसे हैं। इसलिए मैंने जितने भी न्यू टॉपिक्स थे ना गाइस, मैंने सब में आपको इंडिया के संबंध बताए हैं कि उन देशों के साथ इंडिया के संबंध कैसे हैं। क्यों बताया है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में आपसे संबंध ही पूछेगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखो इतिहास के बारे में जानते हैं गाइस कि भारत और जो दक्षिण कोरिया है हमारे संबंध कितने पुराने हैं। तो देखो गाइस, अगर मैं संबंध की बात करूं तो हमारे संबंध बहुत पुराने, मतलब 2000 साल पुराने हमारे संबंध है, ठीक है। कितने पुराने हैं, 2000 साल पुराने हमारे संबंध है। उसके अलावा गाइस ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की जो राजकुमारी थी ना गाइस, कौन, सूर्यतना, ठीक है, उनकी शादी किससे हुई थी, कोरिया के राजा जो थे किम सूरो से हुई थी। किससे हुई थी, किम सूरो थे। तो इसके अलावा ऐसा बोल सकते हैं कि वैवाहिक संबंधों की वजह से इंडिया और साउथ कोरिया के संबंध क्या थे, बहुत अच्छे थे। उसके अलावा नेक्स्ट क्या था, जो हमारे बौद्ध धर्म थे जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, भारत में। पर गाइस जो बौद्ध धर्म का प्रचार था चीन में हुआ, जापान में हुआ, कोरिया में हुआ, ये भी एक कारण था जिसकी वजह से हमारे संबंध इनके साथ क्या थे, अच्छे थे। अगर मैं आगे की बात करूँ तो हमारे कल्चरल मतलब सांस्कृतिक संबंध भी क्या इनके साथ बहुत अच्छे हैं। आगे जाके बात करूँ तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने दक्षिण कोरिया भेजा था, ठीक है, क्या, प्रचार प्रसार करने के लिए। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के लोग भी इंडिया में आए थे, किस लिए, बौद्ध की शिक्षा लेने के लिए आए थे। अब आगे देखो, ये तो था गाइस कुछ इतिहास। अब इसके बाद देखो, अब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में बात करेंगे गाइस की राजनीतिक क्षेत्र में हमारे और दक्षिण कोरिया के संबंध कैसे हैं। तो देखो गाइस, राजनीतिक संबंध हमारे उनके साथ 1945 में स्थापित हुए थे। कब स्थापित हुए थे, 1945 में, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसके बाद में बात करूँ तो हमारे देखो दक्षिण कोरिया के साथ संबंध शुरू से ही अच्छे हैं, मतलब कभी खराब नहीं हुए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे श्री KPS मेनन थे, ठीक है, तो जो भारत के उन्होंने कोरिया में चुनाव करवाने के लिए वर्ष 1947 में 9 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन, KPS मेनन, ठीक है। किसमें थे, जब कोरिया में चुनाव हो रहे थे तो इसमें एक इंडियन पर्सन भी था, कौन, KPS मेनन। जब कहाँ पे चुनाव हो रहे थे, क्या कहते हैं, मेन कोरिया में, ठीक है, कोरिया में जब क्या हो रहे थे, चुनाव हो रहे थे। उसके बाद देखो कोरिया युद्ध के दौरान बात की जाए तो जब कोरिया युद्ध हुआ था, किसके साथ कोरिया युद्ध चल रहा था, दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो देखो गाइस, जो हम थे ना, हम लोगों ने दोनों पक्षों का मतलब समर्थन किया था, मतलब दक्षिण कोरिया का भी और उत्तर कोरिया का भी। हम लोग किसी के दुश्मन नहीं बन के बैठे थे, ठीक है। देन 27 जुलाई 1953 को ये युद्ध क्या हो गया था, खत्म हो गया था। उसके अलावा गाइस 2006 में जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम, वो दक्षिण कोरिया के मतलब यात्रा पे गए थे और उन्होंने हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे कर दिए थे। उसके अलावा हमारे उनके साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी है, ठीक है। उसके अलावा 2010 में भी हमारे आर्थिक साझेदारी का बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। उसके बाद 2019 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी की क्या हुई थी, यात्रा हुई थी कहाँ पे, दक्षिण कोरिया में। उस टाइम भी हम लोगों ने क्या करा था, एक उनको पुरस्कार दिया गया था, किसको, मोदी जी को। कौन सा, सियोल शांति पुरस्कार। किसको दिया गया था, मोदी जी को दिया गया था। और ये वहाँ का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो किसको मिला था, इंडिया के प्रधानमंत्री को मिला था। कौन, मोदी जी को मिला था। अब आगे देखो, अब ये तो थे राजनीतिक संबंध। और अगर मैं गाइस व्यापारिक संबंध की बात करूं तो देखो, भारत कोरिया का 15वां बड़ा व्यापारिक, मतलब कोरिया का 15वां जो बिजनेसमैन है वो कौन है, इंडियन है, मतलब इंडिया है, ठीक है। कौन है, इंडिया है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखो, जो भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे कि पोत निर्माण हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, है ना, खाद्य प्रसंस्करण हो गया। इन सब चीज़ों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके साथ व्यापार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। या अगर वहाँ की कंपनीज की बात करूँ, सैमसंग हो गया, होंडाई हो गया जिसके आप कार यूज़ करते हो, या LG हो गया जिसके आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, ठीक है। ये सब तीनों कंपनियों ने इंडिया में बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्ट कर रहा था। जैसे कि $3 बिलियन का ये लोगों ने क्या करा था, इंडिया में इन्वेस्ट करा था, ठीक है। और कोरिया गणराज्य में भारतीय कंपनियां भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लगभग 2 मिलियन मतलब हम लोगों ने कोरिया में इन्वेस्ट करा था, उन लोगों ने भी इंडिया में क्या करा था, इन्वेस्ट करा था। इसके अलावा कोरिया छोटी बड़ी 603 फर्म इंडिया में है, मतलब जो काम करती है कोरिया की। इसके अलावा कोरिया ने बोला है गाइस कि वो इंडिया में स्टार्टअप सेंटर स्टार्ट करने वाला है। उसके अलावा अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो गाइस सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मतलब कहाँ पे स्थापित हुआ था, नोएडा में। किसने करा था, कोरिया ने। उसके अलावा कोरिया हमारे साथ ऑलवेज क्या करता है, अच्छा ही बिजनेस करता है। इसके अलावा मैं बिजनेस का थोड़ा सा बताऊँ आपके बारे में, तो देखो जरा, देखो आपको दिख रहा होगा दोनों देशों के बीच 2013-14 में कितने का बिजनेस था, $16.67 बिलियन का क्या था, बिजनेस था, जो बढ़ के 2019-20 में 22.52 बिलियन डॉलर हो गया था, ठीक है। अभी तो था गाइस कुछ आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इनके साथ व्यापार कर रहे थे। अब सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करूँ गाइस, तो हमारे सांस्कृतिक भी आदान प्रदान बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स उनकी कंट्री पढ़ने जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स हमारी कंट्री पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से सांस्कृतिक क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बुसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र गठन किया गया है। मतलब ये क्यों गठन किया गया था, ताकि इंडिया के कल्चर को वहाँ पे भी ना फैलाया जा सके। तो इसके लिए 2 सेंटर्स बनाए गए थे, एक तो उसी कैपिटल में, मतलब दक्षिण कोरिया कैपिटल क्या है, सियोल। उसके अलावा इसका एक और शहर है बुसान, जहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाए थे, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए थे। उसके अलावा गाइस हमारा जो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है, JNU, इसके अलावा हमारा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, मतलब DU, यहाँ पे कोरिया अध्ययन कराया जाता है, मतलब कोरिया के बारे में पढ़ाया जाता है, या तो कोरियन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब अगर हम लोग लैंग्वेजेस में बात करें ना, तो आप लोग कोरियन लैंग्वेजेस में भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन ऑफर करता है, सिर्फ JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, इसको ऑफर करता है। इसके अलावा गाइस 2013 में कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ द्वारा भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया की स्थापना करी थी। क्या करी थी, इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो गाइस, अब देखो भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया एक ऐसा संस्था गाइस जो बड़ी संख्या में कोरिया और भारतीय जो शिक्षाविद है, मतलब जो टीचर्स हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, या तो जो बिजनेसमैन हो गए, उन तीनों के बीच में क्या करता है, मतलब एकजुट करके काम करते हैं लोग, ठीक है। अब आगे देखो, अब उसके बाद डायस्पोरा पढ़ते हैं। डायस्पोरा क्या होता है गाइस, इस वर्ड का मीनिंग होता है जब किसी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाके बस जाते हैं, उसको तब हम क्या बोलते हैं, डायस्पोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्पोरा। तो अगर मैं गाइस बात करूं तो इंडिया के 11,000 लोग कहाँ पे रहते हैं, कोरिया में रहते हैं। इसके अलावा 1,000 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं। कहाँ से, दक्षिण कोरिया से। इसके अलावा गाइस टेक्नोलॉजी के मामले में, IT सेक्टर में, है ना, शिप वगैरह में, ऑटोमोबाइल में, इन सब चीज़ों में भी हम लोग दक्षिण कोरिया के साथ बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। खासकर जो इसकी ह्यूंडा कंपनी है, सैमसंग है, LG है, इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब आगे देखो, अब इसके बाद है चुनौतियाँ। अब देखो गाइस भारत और
कुछ संबंधों में चुनौतियाँ भी है। क्या चुनौतियाँ हैं तो ज़रा देखो, हम लोग उनके साथ व्यापार तो करना चाह रहे हैं, और देखो हम लोग दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार बढ़ा क्यों रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि हम लोग को ना चीन के साथ व्यापार खत्म कर दें। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार को बढ़ा रहे हैं। लेकिन गाइस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण कोरिया का भारत की अपेक्षा चीन से व्यापार लगभग 10 गुना अधिक है। मतलब जो गाइस दक्षिण कोरिया है ना, हमसे 10 गुना ज़्यादा व्यापार किससे करता है, चीन के साथ करता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग दक्षिण कोरिया के साथ प्रॉपर बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीन का भी दोस्त है। उसके अलावा गाइस मैं बात करूं तो दक्षिण कोरिया और हम लोग मुक्त व्यापार अभी नहीं कर पा रहे, इतना तेज़ी से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये बात करूं तो दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के संबंध तो सामान्य हुए हैं, बट देखो गाइस जो उत्तर कोरिया है ना, उत्तर कोरिया के से जो संबंध है ना पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और उत्तर कोरिया पाकिस्तान की मदद भी करता है, जिसकी वजह से भी हमें ना एक चिंता लगी रहती है। ठीक है, उसके बाद देखो दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रहा था। क्यों नहीं दिया रहा था गाइस, क्योंकि आपको पता है कि जो दक्षिण कोरिया है ना, वहाँ पे कोई धर्म माना नहीं जाता, जिसकी वजह से हम लोग अपने कल्चर को भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं फैला पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा गाइस मैं बात करूँ तो बहुत सारी सामरिक भागीदारी है जो हम लोग उसका नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, अब ये तो थी चलो भाई कुछ मतलब चुनौतियाँ। अब कुछ संबंधों की बात करते हैं अभी करंट में जो हम उनके साथ कर रहे हैं। अब आगे देखो इसके बाद। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद हम लोग वर्तमान में बात करें गाइस, तो हम लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या था, मतलब ईस्ट के साथ व्यापार करना, क्योंकि ईस्ट में आता ही है। और आपको पता है कि हम लोगों ने पूरब की ओर चल नीति अपनाई थी कब, 1991 में, जिसमें हम लोगों ने क्या करा था, दक्षिण पूर्व देशों के साथ व्यापार करा था। दक्षिण पूर्व देश कौन से हैं, आसियान के देश, जिनके साथ हम लोग क्या करना चाहते थे, अपना व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, सांस्कृतिक क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। इसमें हम लोगों ने सिंगापुर और कंबोडिया के साथ बहुत अच्छे व्यापार कर भी रहे हैं और पहले से शुरू भी कर दिए हैं। इसके अलावा गाइस हम लोगों ने एक और पॉलिसी अपनाई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने गाइस दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा गाइस दक्षिण कोरिया ने भी एक पॉलिसी अपनाई थी, क्या, नई दक्षिणी राजनीति, जिसके तहत दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ व्यापार करना क्या किया था, शुरू किया था। उसके बाद देखो दक्षिण कोरिया गाइस ने भारत को अपना विशेष रणनीतिक साझेदार माना है। मतलब कि गाइस जब भी दक्षिण कोरिया कोई राजनीतिक मतलब सलाह लेता है ना, तो उसमें इंडिया को भी क्या करता है, शामिल करता है। क्योंकि दक्षिण कोरिया सिर्फ जापान और अमेरिका को शामिल करता था, बट अभी इंडिया को भी शामिल करने लगा है। और गाइस कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने उसको टेस्टिंग किट दिया, मास्क दिए थे। ठीक है, रोग प्रतिरोधक मतलब मेडिकल प्रोवाइड करी थी, उसने हमको दी थी, हमने उसको दी थी। इससे भी हमारे संबंध क्या हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, अब देखो गाइस अभी मेरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, तो हमारे सत्ता के नए केंद्र का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। न्यू टॉपिक, ऑल टॉपिक, सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब लोग आप लोग जाके देख सकते हो। और गाइस अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी वो 2 ध्रुवीयता का अंत का स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि जो आपका गाइस जो मिड टर्म है ना, मिड टर्म में सिर्फ आपकी फर्स्ट बुक आएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सितंबर तक आपकी कम से कम फर्स्ट बुक के मेन चैप्टर को करा दूँ। ठीक है, क्योंकि जो आपका लास्ट चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा और वैश्वीकरण, वहाँ से क्वेश्चन कम आता है, बट जहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर को करने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको जो PDF है वहीं पे मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा गाइस आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना है, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता लग सके। ठीक है, कि न्यू वीडियो आई है। उसके अलावा आप लोग अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। और मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है, फेसबुक पे चैनल है। ठीक है, उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, तो आप लोगों को कोई भी इशू रहे तो आप लोग पूछ सकते हो। और अपने दोस्तों को भी गाइस जरूर शेयर करना। मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि सब लोग तो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो लोग कोचिंग एफर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग कम से कम यहाँ से पढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उनको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना गाइस।